स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। SHRC के स्टैब्लिशमेंट की भी बात सेम उसी एक्ट में की गई है जिसके थ्रू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को स्टैब्लिश करने की बात की जाती है। और वो एक्ट कौन सा है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। बेसिकली स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के थ्रू स्टैब्लिश किया जाता है। इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, स्टैब्लिश करती हैं। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी काम वही है सेम, कि स्टेट में अगर किसी के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उसकी देखरेख करना, उसकी प्रोटेक्शन करना। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन उन सब्जेक्ट्स पर ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के केसेस को इंक्वायर कर सकती हैं जो सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं, जो सब्जेक्ट्स कॉन्करेंट लिस्ट में दिए गए हैं। अपने को पता है कि 7th शेड्यूल में एक और लिस्ट होती है जिसे बुलाया जाता है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उस पर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का कोई अधिकार नहीं है, वहां अधिकार किसका है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन सिर्फ उन सब्जेक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को इंक्वायर कर सकती हैं जो कि स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं, जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में दिए गए हैं। और एक और कंडीशन है, अगर कोई ऐसा केस है जिस पे NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या कोई दूसरी स्टैट्यूटरी कमीशन पहले से इंक्वायरी कर रही है, फिर चाहे वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट हो, फिर चाहे वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट हो, लेकिन अगर किसी केस पे NHRC या कोई दूसरी स्टैट्यूटरी कमीशन पहले से इंक्वायरी कर रही है तो उस पर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन इंक्वायरी नहीं कर सकती है। 2-3 बातें। SHRC स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के थ्रू स्टैब्लिश किया गया है। सेम वही एक्ट जिसके थ्रू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को स्टैब्लिश किया जाता है। इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, स्टैब्लिश करती हैं। अच्छा, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन सिर्फ उन सब्जेक्ट्स पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेस को इंक्वायर कर सकती हैं जो कि स्टेट लिस्ट में दिए हुए सब्जेक्ट्स हैं, जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में दिए हुए सब्जेक्ट्स हैं। और अगर कोई ऐसा केस है जहां पे NHRC या कोई दूसरी स्टैट्यूटरी कमीशन पहले से इंक्वायरी कर रही है तो वहां पे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन इंक्वायरी नहीं कर सकती है। अच्छा, यूनियन टेरिटरीज के कॉन्टेक्स्ट में, यूनियन टेरिटरीज में जो ह्यूमन राइट्स के फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज में ह्यूमन राइट्स के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए पावर दे सकती हैं, कंफर्म कर सकती हैं किसी दूसरे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को। किसी स्टेट के ह्यूमन राइट्स कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है कि यार तुम अपने साथ साथ ये फलानी यूनियन टेरिटरी के ह्यूमन राइट्स फंक्शंस को और देख लो। ये किया जा सकता है किसी भी यूटी के लिए एक्सेप्ट यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी के लिए ह्यूमन राइट्स के जो फंक्शंस हैं उनको किसी दूसरे स्टेट के ह्यूमन राइट्स कमीशन को नहीं दिया जा सकता। और ये लिखा गया है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर ऑफ 2020 में। एक चीज और ध्यान रखना कि दिल्ली में जो भी ह्यूमन राइट्स के फंक्शंस हैं उनको देखती है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। बाकी जो यूटीज बच गई हैं उनके ह्यूमन राइट्स के फंक्शंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल सकती है किसी भी स्टेट की ह्यूमन राइट्स कमीशन को कि यार फलानी यूटी के ह्यूमन राइट्स के फंक्शन के कामकाज को आप और देख लो। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। इसके बाद बात आती है कंपोजिशन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी मल्टी मेंबर बॉडी है। इसमें एक तो होता है चेयरपर्सन और चेयरपर्सन के अलावा 2 और मेंबर्स होते हैं, मतलब टोटल 3 मेंबर्स होते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में। चेयरपर्सन किसे बनाया जा सकता है? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या जज ऑफ हाई कोर्ट को, या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट को चेयरपर्सन बनाया जा सकता है। मेंबर किसे बनाया जा सकता है? सर्विंग या फिर रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट जज इन द स्टेट विद द मिनिमम 7 years एक्सपीरियंस एज डिस्ट्रिक्ट जज। या तो किसी ऐसे इंसान को जो कि हाई कोर्ट का जज है, चाहे सर्विंग हो चाहे रिटायर्ड हो, उसको मेंबर बनाया जा सकता है। या फिर किसी ऐसे इंसान को जो स्टेट में कम से कम 7 साल से डिस्ट्रिक्ट जज है तो उसको भी मेंबर बनाया जा सकता है। और इसके अलावा एक दूसरा इंसान कौन होगा? ऐसा इंसान जिसके पास में ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। 3 मेंबर की बॉडी है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। एक होता है चेयरपर्सन और बाकी होते हैं 2 मेंबर्स।
चेयरपर्सन किसे बनाया जा सकता है? रिटायर्ड चीफ जस्टिस या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट को। मेंबर किसे बनाया जा सकता है? कोई भी ऐसा जज ऑफ हाई कोर्ट जो कि सर्विंग हो या फिर रिटायर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट जज को भी बनाया जा सकता है जिसको कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस हो एज डिस्ट्रिक्ट जज। और दूसरा इंसान कौन होगा? ऐसा इंसान जिसको ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ये स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो भी चेयरपर्सन है, जो भी मेंबर्स हैं, इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर। ध्यान रखा जाए, कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करते हैं, लेकिन गवर्नर अपॉइंट करते हैं बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी। एक कमेटी नाम रिकमेंड करती है और उसके बेसिस पे गवर्नर अपॉइंट करते हैं चेयरपर्सन को और मेंबर्स को। कमेटी में कौन कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होते हैं इस कमेटी के हेड। फिर स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पे चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इसका हिस्सा होते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली, और जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी लीडर ऑफ अपोजिशन इसका हिस्सा होते हैं। और स्टेट के होम मिनिस्टर। ये कमेटी नाम रिकमेंड करती है और उसके बेसिस पे गवर्नर अपॉइंट करते हैं चेयरपर्सन को और मेंबर्स को। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर किसी सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट को या किसी सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट किया जाएगा स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में, तो स्टेट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा पहले। किसी भी अगर हाई कोर्ट के सिटिंग जज को या डिस्ट्रिक्ट जज को जो कि सिटिंग है, उसको अगर स्टेट की ह्यूमन राइट्स कमीशन में अपॉइंट किया जाना है तो पहले चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। चेयरपर्सन का और मेंबर्स का टर्म कितना होता है? टर्म सेम वही है 3/70, जो कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी सेम है, या तो 3 साल या 70 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। और ये चेयरपर्सन, ये मेंबर्स, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है, बट जब इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन से, तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल और अ स्टेट गवर्नमेंट। रीअपॉइंट किया जा सकता है लेकिन किसी दूसरे एम्प्लॉयमेंट में इनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता टेन्योर खत्म होने के बाद। एक बार फटाफट से दोबारा देख लेते हैं अपन। SHRC स्टैट्यूटरी बॉडी है। किस एक्ट में बात की गई है इसकी? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। और इस एक्ट के प्रोविजंस के तहत स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है SHRC को। SHRC सिर्फ उन सब्जेक्ट्स पे ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के केसेस को इंक्वायर कर सकती है जो कि स्टेट लिस्ट में दिए गए, जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में दिए गए। अगर कोई ऐसा केस है जिसको NHRC या कोई दूसरी स्टैट्यूटरी कमीशन पहले से इंक्वायरी कर रही है तो फिर SHRC उसको इंक्वायर नहीं कर सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी भी स्टेट की ह्यूमन राइट कमीशन को ये बोल सकती है कि फलानी यूनियन टेरिटरी के ह्यूमन राइट्स फंक्शंस को भी आप ही परफॉर्म कर लो, लेकिन ये जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी के लिए नहीं किया जा सकता। और दिल्ली का जो ह्यूमन राइट्स के फंक्शंस हैं उनको कौन देखता है? उनको देखता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। मल्टी मेंबर बॉडी है, एक होते हैं चेयरपर्सन और बाकी 2 मेंबर्स। चेयरपर्सन किसे बनाया जा सकता है? रिटायर्ड चीफ जस्टिस या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट को। मेंबर किसे बनाया जा सकता है? या तो जज ऑफ हाई कोर्ट जो कि सर्विंग हो चाहे रिटायर्ड हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज जिसको कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस हो एज डिस्ट्रिक्ट जज। और एक दूसरा इंसान ऐसा होगा जिसको ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। चेयरपर्सन और मेंबर्स इनको अपॉइंट कौन करते हैं? गवर्नर अपॉइंट करते हैं, लेकिन गवर्नर अपॉइंट करते हैं बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी। और इस कमेटी के हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के अलावा स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इसके मेंबर होते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इसके मेंबर होते हैं, और स्टेट के होम मिनिस्टर भी इसके मेंबर होते हैं। अगर किसी सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट को या सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज को स्टेट की ह्यूमन राइट्स कमीशन में अपॉइंट किया जाएगा तो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। टर्म कितना होता है? 3/70, 3 साल या फिर 70 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। चेयरपर्सन को और मेंबर्स को रीअपॉइंट किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सवाल ये आता है कि ये जो चेयरपर्सन है, ये जो मेंबर्स हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के, इनको रिमूव कैसे किया जा सकता है? और इनको रिमूव करते हैं प्रेसिडेंट। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है, बिकॉज चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को अपॉइंट गवर्नर करते हैं, लेकिन जब रिमूवल की बात आती है तो रिमूव कौन करते हैं? प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं। और सेम वही प्रोसीजर है जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के रिमूवल के टाइम पे फॉलो किया जाता है। कौन रिमूव करता है? प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं। किन सर्कमस्टेंसेज में रिमूव कर सकते हैं? पहला, इफ ही और शी इज एडजस्ड एज इंसॉल्वेंट,
दिवाला घोषित कर दिया गया, बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया, तो रिमूव किया जा सकता है। इंगेजेस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का मेंबर है, चेयरपर्सन है, और साथ ही साथ बाहर किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में भी इंगेज्ड है, इन्वॉल्व है, तो भी रिमूव किया जा सकता है। अनफिट टू कंटिन्यू इन द ऑफिस बाय रीजन ऑफ इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, माइंड के लेवल पे, मेंटल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे ऑफिस में कंटिन्यू करने के लिए अनफिट है, तो भी रिमूव किया जा सकता है। ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, दिमागी तौर पे ठीक नहीं है और कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ये कह दिया है कि हाँ साहब ये अनसाउंड माइंड का है, तो भी रिमूव किया जा सकता है। कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर एन ऑफेंस, किसी ऑफेंस के लिए उसे किसी कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है और सजा सुना दी है, तो भी रिमूव किया जा सकता है। अच्छा, ये तो वो ग्राउंड्स हैं जहाँ प्रेसिडेंट सीधे सीधे रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा दो ग्राउंड्स और हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे और इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे भी प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं चेयरपर्सन को और मेंबर को। लेकिन जब बात होगी प्रूव्ड मिसबिहेवियर की, जब बात होगी इनकैपेसिटी की, तो प्रेसिडेंट इस मैटर को रेफर करेंगे टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एन इंक्वायरी। सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा और सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करने के बाद अगर ये बोलता है कि हाँ साहब रिमूवल के ग्राउंड्स ठीक हैं और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसको हटा दिया जाए, तो प्रेसिडेंट फिर उस चेयरपर्सन को, उस मेंबर को हटा देंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। सेम वही है जो कि एनएचआरसी के टाइम पे फॉलो किया जाता है, इसलिए अपन रिवाइज भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन है, मेंबर्स हैं, इनकी सैलरी कितनी होगी, इनके अलाउंसेस कितने होंगे, इनकी सर्विस कंडीशंस क्या होंगी, ये कौन डिटरमाइन करता है? ये डिटरमाइन करती है स्टेट की गवर्नमेंट। और जो भी सर्विस कंडीशंस हैं, दे कैन नॉट बी वेरिड टू हिज और हर डिसएडवांटेज आफ्टर हिज और हर अपॉइंटमेंट। अच्छा, ये जो सब कुछ किया जा रहा है कि सर्विस कंडीशंस को वेरी नहीं किया जा सकता, एक रिमूवल का पूरा प्रोसीजर है, ये क्यों किया जा रहा है? ताकि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की ऑटोनॉमी को सिक्योर किया जा सके, इंडिपेंडेंस को सिक्योर किया जा सके, इम्पार्शियलिटी को सिक्योर किया जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि स्टेट की ह्यूमन राइट्स कमीशन सरकार के दबाव में आके या किसी अथॉरिटी के दबाव में आके अपने फंक्शंस को पूरी ईमानदारी से परफॉर्म ना कर रहे हो। तो ऐसा ना हो, उसके लिए ये सारा बोला जा रहा है कि कंडीशंस को चेंज नहीं कर सकते, रिमूवल का एक प्रॉपर प्रोसीजर है। इसके बाद बात आती है फंक्शंस ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, और फंक्शंस एग्जैक्टली सेम वही हैं जो कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के हैं। क्या फंक्शंस हैं? टू इंक्वायर इनटू एनी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और नेग्लिजेंस इन प्रिवेंशन ऑफ सच वायलेशन बाय अ पब्लिक सर्वेंट ईदर सुओ मोटो और ऑन अ पेटिशन प्रेजेंटेड और ऑन अ ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। बेसिकली अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है या किसी के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा था और पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी को फुलफिल ना करते हुए उस ह्यूमन राइट वायलेशन को प्रिवेंट नहीं कर रहा, रोक नहीं रहा, तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन इंक्वायर कर सकती है। सुओ मोटो भी कर सकती है, खुद से भी कर सकती है। अगर कोई पेटिशन फाइल करे तो उसके बाद कर सकती है। कोर्ट ऑर्डर इशू कर दे तो उसके बाद भी कर सकती है। टू इंटरवीन इन एनी प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग एलिगेशन ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट। कोर्ट में कोई केस चल रहा है जिसमें ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो स्टेट की ह्यूमन राइट कमीशन उस केस को इंक्वायर कर सकती है और इंक्वायर करने के बाद अपना जो भी उसका आउटकम है उसको कोर्ट के सामने पेश भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट की ह्यूमन राइट्स कमीशन जेल्स को, डिटेंशन सेंटर्स को विजिट करती है और देखती है कि जो भी कैदी हैं, जो भी इनमेट्स हैं, उनकी लिविंग कंडीशंस कैसी हैं, ठीक है या नहीं है, और अगर कोई सुधार की ज़रूरत है तो रिकमेंडेशंस भी देती है। टू रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड रिकमेंड मेजर्स फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। जो भी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, अदर लीगल सेफगार्ड्स दिए हुए हैं, उनको रिव्यू करना और उनके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेजर्स रिकमेंड करना, स्टेप्स रिकमेंड करना। टू रिव्यू फैक्टर्स इंक्लूडिंग एक्ट्स ऑफ टेररिज्म दैट इनहेबिट इंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड रिकमेंड रेमेडियल मेजर्स। कोई ऐसी एक्सट्रीम चीज़ हो गई है जैसे टेररिज्म वगैरह हो गया है और उसकी वजह से अगर किसी के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उनको इंक्वायर करना, उनको रिव्यू करना और रेमेडियल मेजर्स रिकमेंड करना, ये भी जिम्मेदारी किसके? स्टेट की ह्यूमन राइट्स कमीशन की। टू अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के फील्ड में रिसर्च करना और प्रमोट करना ह्यूमन राइट्स की स्टडी को, वो भी काम किसका है? स्टेट की ह्यूमन राइट्स कमीशन का। टू स्प्रेड ह्यूमन राइट्स लिटरेसी अमंग द पीपल एंड प्रमोट अवेयरनेस ऑफ द सेफगार्ड्स अवेलेबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट्स। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का ज़्यादा रोल है इसमें,
बिकॉज स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो गांव खेड़ों तक पहुंचती है, जहां लोगों को पता ही नहीं होता कि ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज़ है। तो उनमें अवेयरनेस स्प्रेड करना, उनके बीच में लिटरेसी स्प्रेड करना अबाउट द ह्यूमन राइट्स, वो भी काम किसका है? स्टेट की ह्यूमन राइट्स कमीशन का। एनजीओज जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं उनको एनकरेज करना, उनको मोटिवेट करना। और ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई अदर फंक्शन परफॉर्म किया जा सकता है, कोई और स्टेप लिया जा सकता है, तो वो अदर स्टेप, वो अदर फंक्शन भी परफॉर्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट की ह्यूमन राइट्स कमीशन की। फंक्शंस सेम वही हैं जो कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के थे, सिर्फ एक फंक्शन डिफरेंट है। एनएचआरसी एक और एक्स्ट्रा फंक्शन परफॉर्म करती है, और वो क्या है? इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हैं ह्यूमन राइट्स को लेके, उनको स्टडी करने का काम किसका है? एनएचआरसी का है। इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह को स्टडी करने का काम स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का नहीं है। बाकी सारे फंक्शंस एग्जैक्टली सेम है। इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। बहुत ही सिंपल सा सेशन था, ऑलमोस्ट ऐसा था जैसे रिवीजन किया हो अपन ने। 2-3 चीज़ें अलग थी, उनको ध्यान में रखो। बाकी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।